अरे सुनीता, तेरी बेटी अब 18 साल की हो गई है। तू उसका विवाह कब करेगी, या फिर तुझे उसे घर बैठाकर बूढ़ा करना है? इस उम्र में उसकी शादी होना बहुत जरूरी है, पर तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं हर जगह रिश्ता देख चुकी हूँ, लेकिन हर किसी ने दहेज की मांग की है। हम तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, ऐसे में दहेज कहाँ से दें? अरे देख सुनीता, जब किसी मालदार घर में शादी करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। किसी गरीब घर में कर दे, हाँ दहेज नहीं देना पड़ेगा। जी जी, मैं समझती हूँ, लेकिन हर चीज को सही तरीके से देखना पड़ता है। अब तुम मुझे ही देख लो, मैंने अपना सारा जीवन मुसीबतें झेलते हुए बिता दिया है, लेकिन अब मेरी बेटी को ऐसी कोई मुसीबत नहीं झेलनी पड़े। इसलिए मुझे कोई ऐसा घर चाहिए जहाँ दहेज की मांग ना हो। अरे सुनीता, ऐसा घर तुझे मिलेगा नहीं, और तू नेहा की शादी करेगी नहीं। नेहा के साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, कुछ तो बच्चों की माँ भी बन चुकी है, और एक तू है जो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहती। इतना कहकर सरला अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सुनीता सोचने लगती है। दीदी सही कहती हैं, नेहा के साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, सिर्फ हमारी बेटी ही कुंवारी है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। रात को जब रघु घर आता है तब सुनीता उसके पास जाती है। तुम कोई अच्छा सा घर देखकर नेहा की शादी क्यों नहीं कर देते? अब तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी कहने लगे हैं कि उसकी उम्र निकलती जा रही है। सुनीता, मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है नेहा की शादी की। मैंने 2-3 जगह बात की है। सोचा था कि इस बार फसल अच्छी होगी तो शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। इस बार भी फसल आधी से ज्यादा बर्बाद हो गई। धीरज रखिए जी, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन हमारे पास भी वो सारी सुख सुविधाएं होंगी जो दूसरों के पास हैं। आप दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। तब देखिएगा हमारे दिन बदल जाएंगे। यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक आ गया हूँ, और नेहा की शादी की चिंता अलग से सताती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? रघु के मन में बस एक ही चिंता थी, नेहा की शादी। अगली सुबह रघु खेत जाने के लिए निकलता है। सुनीता, मैं खेत जा रहा हूँ, अब क्या कर सकते? हमारे हाथ में तो केवल मेहनत ही लिखी है, अब फल तो ऊपर वाला ही देगा ना। पर रघु, जब तक मेहनत का फल ना मिले तब तक घर कैसे चलेगा? मुझे भी कुछ काम करना चाहिए ना। रघु सुनीता की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खेत की ओर निकल पड़ता है। शंकर खेत में काम करके एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी गांव का जमींदार ठाकुर साहब उसके पास आता है। अरे शंकर, क्या हुआ? यूं मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो पूछो मत मालिक, दुनिया भर की चिंता लगी है, और सबसे बड़ी चिंता तो शगुन की शादी की है। अरे भाई, शगुन तो बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की है। कोई भी खुशी खुशी अपने बेटे का रिश्ता जोड़ लेगा उससे, फिर चिंता किस बात की? मालिक, यही तो बात है, हर कोई दहेज मांगता है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं दहेज दे सकूं। अच्छा, अगर यही बात है तो एक काम करो, अपनी बेटी शगुन की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। तुम्हें दहेज देने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करना चाहते हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे शंकर, ये कोई सपना नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी मालिक? मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बनेगी, यही मेरे लिए गर्व की बात है। हाँ शंकर, तुम्हारी बेटी हमारे घर में रानी की तरह राज करेगी। नौकर चाकर उसके इशारों पर काम करेंगे और उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मालिक, आप सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। लेकिन हाँ, मैं दहेज तो नहीं लूंगा, पर बदले में मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। जमीन? हाँ, तुम्हारी बेटी जमींदार की बहू बनेगी। इसके आगे
ये जमीन का टुकड़ा कोई मायने नहीं रखता। जमींदार की बात सुनकर शंकर के होश उड़ गए। उसका दिल जैसे बैठ गया। मालिक, अगर मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरा पूरा परिवार इसी जमीन पर निर्भर है। अगर ये भी हाथ से चली गई तो हम भूखों मर जाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी होगी। सोच लो, सौदा तुम्हारे हक में ही है। अपनी पत्नी से भी सलाह कर लो। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और शंकर गहरी चिंता में डूबा हुआ अपने घर की ओर लौट जाता है। शंकर घर पहुंचते ही अपनी पत्नी कुसुम को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ कुसुम, मैं क्या करूं? अगर मैंने जमींदार को अपनी जमीन दे दी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? जमींदार बहुत बड़ा धोखेबाज और मक्कार इंसान है। मुझे तो लगता है कि उसे हमारी जमीन ही चाहिए। हाँ, उसकी नजर हमारी जमीन पर ही है। और क्या पता, जमीन अपने नाम कराने के बाद वह अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी से करे भी या नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी लग रहा है कि जमींदार हमारे साथ कोई बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तुम एक काम करो, इस बारे में मुखिया जी से बात करो। उन्हें जमींदार की सच्चाई जरूर पता होगी। गांव के बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं। ठीक है, मैं अभी मुखिया जी से जाकर बात करता हूँ। कुछ देर बाद शंकर मुखिया जी के घर पहुंचता है और उन्हें पूरी बात बताकर पूछता है। अब आप ही बताइए मुखिया जी, क्या मुझे जमींदार की बात पर भरोसा करना चाहिए? शंकर, तुम जमींदार को अभी तक नहीं जानते? वह बहुत चालाक इंसान है और लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल चुका है। ने इससे पहले भी गांव के कई लोगों को अपनी बहू बनाने का लालच देकर उनकी जमीन हड़प ली है। अब वह तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना चाहता है। क्या इसका मतलब उसकी नजर सिर्फ मेरी जमीन पर है? बिल्कुल, तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। उसकी किसी भी बात में मत आना, वरना तुम भी अपनी जमीन खो बैठोगे। यह तो गांव वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। अच्छा हुआ कुसुम ने मुझे आपके पास भेज दिया, नहीं तो मैं भी अपनी जमीन गंवा बैठता। शंकर अब सच्चाई समझ चुका था। वह तेजी से अपने घर लौटता है और कुसुम से कहता है। कुसुम, जमींदार हमें लालच देकर हमारी जमीन हड़पना चाहता था। मुखिया जी ने बताया कि उसने गांव के कई लोगों को इसी तरह धोखा दिया है। मुझे पहले से ही उस पर शक था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और बदमाश इंसान है। अच्छा हुआ भगवान ने हमें उसके जाल में फंसने से बचा लिया, वरना हम बर्बाद हो जाते। शंकर और कुसुम अब जमींदार की सच्चाई जान चुके थे। वे ठान चुके थे कि अपनी जमीन को हर हाल में बचाएंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि उतने में मुंशी जी आ जाते हैं। अरे मुंशी जी, सब खैरियत तो है? हाँ भाई, सब ठीक है। दरअसल मैं नेहा बिटिया के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। बहुत ही अच्छा परिवार है, जैसा तुम और सुनीता चाहते थे बिल्कुल वैसा ही है। लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छा घर बार है और लड़के का खुद का काम है। उसके पास काफी जमीन भी है। यूं समझ लो कि उस घर में नेहा बिटिया को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही उनकी कोई मांग जांच है। उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए और ईश्वर की दुआ से हमारी बिटिया नेहा तो बहुत ही सुंदर है। उसे देखकर कोई भी इनकार नहीं करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? मुंशी जी, जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो बात आगे बढ़ाने में ही फायदा है। ऐसा घर रोज रोज थोड़ी मिलता है और मैं भी लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। बस अब तो ईश्वर से यही दुआ है कि किसी भी तरह नेहा की शादी जल्दी से हो जाए। तो फिर ठीक है, मैं कल ही लड़के वालों को लेकर आऊंगा नेहा बिटिया को देखने के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मुंशी जी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रघु अपनी पत्नी से कहता है। किसी के दहेज मांगने या न मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उम्मीद हर कोई लगाता है। जब मुंशी जी इतना बड़ा घर बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो दहेज देना ही पड़ेगा, और इस वक्त हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, उसका उपाय है मेरे पास। रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं मिलते हैं।
मैं इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तुम एक काम करो, मेरा जितना भी जेवर है उसे शंभू सुनार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आओ, और जब 3 महीने बाद हमारी फसल होगी तब हम पैसे देकर अपने जेवर वापस ले लेंगे। इस तरह हमारी बिटिया नेहा की शादी हो जाएगी। फिर सुनीता अपना सारा जेवर एक पोटली में रखकर रघु को दे देती है। शंकर सुनार से उधार लेने जाता है। जैसा कि तुमने कहा था, 3 महीने में मेरे पैसे लौटा दोगे। अगर तय समय पर पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी पत्नी के गहने कभी वापस नहीं दूंगा। जी, मैं समझ गया। मेरी एक ही नीति है, जो पैसे नहीं लौटाता उसकी गिरवी रखी चीज मेरी हो जाती है। इसलिए सोच समझकर गहने गिरवी रखना। चिंता मत कीजिए, मैं 3 महीने से पहले ही आपका पैसा चुका दूंगा। शंकर गहनों की पोटली सुनार को दे देता है। गहने असली हैं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। सुनार पैसे देकर गहने अपने पास रख लेता है। शंकर पैसे लेकर घर जाता है, जहां कुसुम उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, सुनार ने पैसे दे दिए? हाँ, उसने पैसे दे दिए। मैंने उससे वादा किया है कि 3 महीने में पैसे लौटा दूंगा। बहुत अच्छा किया। मैं आज ही मुंशी जी से बात करूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने में ही शगुन की शादी कर देंगे। कुछ ही दिनों में कुसुम मुंशी जी से बात करती है और शगुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद शगुन अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगती है। 3 महीने बीत जाते हैं। इस बार शंकर के खेत में शानदार फसल होती है, जिसे बेचकर उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। कुसुम, इस बार ईश्वर की कृपा से फसल बहुत महंगे दामों पर बिकी है। हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सुनार के पास जा रहा हूं तुम्हारे गहने वापस लेने। शंकर पैसे लेकर सुनार के घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह सुनार के पास पहुंच जाता है। कैसे हो सेठ जी? ईश्वर की कृपा से ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम मेरे पैसे लौटाकर अपनी पत्नी के गहने लेने आए हो। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके पैसे वापस करने ही आया हूँ। जबान के पक्के हो, समय से 10 दिन पहले ही आ गए। चलो, अच्छा किया। मैं अभी तुम्हारी पत्नी के गहने लेकर आता हूँ। सुनार अंदर जाकर गहनों की पोटली लाता है और शंकर को दे देता है। शंकर गहनों को ध्यान से देखने लगता है और उसे कुछ शक होता है। सेठ जी, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। कैसी गलती? ये वो गहने नहीं हैं जो मैं आपको देकर गया था। कहीं गलती से किसी और के गहनों की पोटली तो नहीं दे दी? क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या पागल हूँ जो किसी और के गहने तुझे दे दूंगा? या फिर तू मुझे बेईमान समझ रहा है? मेरा मतलब वो नहीं है सेठ जी। मैं भला आपको बेईमान क्यों समझूंगा? तेरा मतलब वो नहीं है तो और क्या है? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक दर्जनों लोग अपना सामान गिरवी रखते हैं और ब्याज पर पैसे लेते हैं। अगर मैं किसी का सामान किसी और को देने लगूं तो मेरा धंधा 2 दिन में बंद हो जाएगा। जो पोटली तुमने मुझे दी थी वही ये पोटली है। ध्यान से देखो। सेठ जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वही गहने नहीं हैं जो मैंने आपको दिए थे। तुझे 1 घंटा हो गया बकवास करते करते। अब यहाँ से सीधा चला जा, वरना बाहर फेंकवा दूंगा। शंकर बेचारा चुपचाप सुनार के घर से दुखी होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। जब कुसुम गहनों को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये मेरे गहने नहीं हैं और ना ही ये सोने के हैं। ये नकली गहने हैं। उस सुनार ने तुम्हें ठग लिया है। ये तुम क्या कह रही हो कुसुम? मैं सच कह रही हूँ, ये गहने नकली हैं। उस सुनार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या करें कुसुम? मैंने कितनी मेहनत से खेती की थी, वो भी सब बेकार चली गई। तुम एक काम करो, गांव के मुखिया जी के पास जाओ और उनसे सुनार की शिकायत करो। अब वही कुछ कर सकते हैं।
मैं अभी मुखिया जी के पास जाऊंगा और उस सुनार की सारी करतूत बताऊंगा कि कैसे वह गांव के गरीबों को ठग रहा है। उसके बाद रघु मुखिया जी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। मुखिया जी, मैं बहुत बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आया हूं। बोलो रघु, क्या बात है? मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रखे थे, लेकिन शंभू सुनार ने धोखा देकर असली गहनों की जगह नकली गहने मुझे वापस कर दिए। यह तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। कल पंचायत बिठाई जाएगी और वहीं इस धोखाधड़ी का फैसला होगा। अगले दिन पंचायत बैठती है, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ शंभू सुनार को भी बुलाया जाता है। पंचायत के सामने रघु अपनी पूरी बात रखता है। शंभू, क्या यह सच है कि तुमने रघु के असली गहने रखकर उसे नकली गहने दिए? नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, सच्चाई का पता लगाया जाएगा। मैं 2 गांव के सैनिकों को भेजता हूं जो तेरे घर की तलाशी लेंगे। फिर मुखिया जी 2 लोगों को शंभू सुनार के घर भेजते हैं, जहां से रघु की पत्नी के असली गहने बरामद हो जाते हैं। धोखेबाज, तूने जो किया वह साधारण अपराध नहीं है। जब तुझसे सीधे गहने लौटाने को कहा गया था, तब तू झूठ बोलता रहा। अब जब तेरा अपराध सिद्ध हो गया तो माफी मांग रहा है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, वरना कल कोई और भी तेरी जैसी हरकत करेगा। पंचायत का निर्णय यही है कि तू रघु और जिन जिन लोगों को तूने ठगा है, उनके सारे गहने और वस्तुएं वापस करेगा। इसके अलावा तुझे गांव की सेवा के रूप में 1 महीने तक बिना किसी मजदूरी के गांव के काम करने होंगे। मुखिया जी, अगर आप ना होते तो मैं बर्बाद हो गया होता। मुझे बहुत खुशी हुई कि ईश्वर ने हमें आपके जैसा ईमानदार और न्यायप्रिय मुखिया दिया है। उसके बाद रघु अपनी पत्नी के गहनों की पोटली लेकर खुशहाल मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है। इस तरह मुखिया जी न्याय दिलाते हैं और गांव में सभी को उनका हक वापस मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।